करेंगे सेट 3 2019 का। और इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। तुम लोग कई बार बात करते हैं, अगर सम संख्या लेनी होगी तो क्या लेते हो, 2x लेते हो। विषम संख्या लेनी हो तो 2x प्लस 1 लेते हो, है ना। ये सम संख्या का चिन्ह है और ये विषम संख्या का प्रतीक है। तो जब भी सम संख्या लेना हो तो हम ऐसे लेते हैं, क्योंकि देखो x की जगह कोई भी नंबर रखोगे तो सम ही बनेगा। तो यहाँ x नहीं कहा गया है, यहाँ कहा गया अगर m हो, अगर तुम्हें m संख्या कोई भी संख्या m लेनी हो तो m सम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये सम, जब इसके पीछे तुम 2 लगा दोगे। जैसे 2x है वैसे ही 2m है। तो वही पूछ रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कैसा होगा, ऐसा होगा 2m होगा। अगर x बोला होता तो 2x बोलते। अगर कहता p धनात्मक पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक कैसा होगा तो 2p कह देते, है ना। इसी रूप का होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब इसी तरह से देखो x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं से सम दूरस्थ है उसका निर्देशांक बताना है। इसी का ख, पहले का ख। तो इमेजिन करो कैसे बोल रहा है, x अक्ष पर एक बिंदु है, इसको हल करने के लिए नहीं बस समझाने के लिए कह रहे हैं। x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0 होगा। x तो रहेगा, y नहीं रहेगा। यहाँ से समान दूरी पर दो बिंदु हैं a और b। a का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -5, 2, -5 और b का निर्देशांक है -2, 9, -2, 9। ये बिंदु b है। ये दोनों यहाँ से समान दूरी पर है। अब ये बिंदु कहाँ है ये हम नहीं देख रहे हैं, है ना। जैसे 2, -5 इसमें थोड़ी ना होगा। 2, -5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। -5 मतलब 2 प्लस में और 2 प्लस में और y माइनस में, तो यहाँ कहीं होगा, है ना। और ये -2 + 9 कहाँ होगा, इधर होगा कहीं, है ना, यहाँ पे कहीं होगा। तो वो दिखाना नहीं तुम्हें, बस ये बताया, बस इमेजिन करना है कि बिंदु कैसे हैं और क्या कह रहा है। तो x अक्ष के बिंदु से ये समान दूरी पर है, यानी अगर हम इसको ले लें बिंदु m तो am बराबर bm, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो बस तुम्हें ये लिख देना है। तो यहाँ का निर्देशांक बताना है, डेट मीन्स तुम्हें x पता करना है बस। तो क्या जो कहा है वो कर दो, am बराबर bm, ऐसा कहा गया है। am बराबर bm, ये रफ में करना है ना, तो ऑप्शनल है। तो am बराबर bm मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी रूट में x2 - x1 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 0 + 5 का स्क्वायर बराबर bm। फिर से x - x2 यानी x + 2 का स्क्वायर, है ना। x1 - x2 करोगे, ये भी माइनस है, प्लस बन जाएगा, प्लस y2 - y1 0 - 9 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करेंगे, रूट हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, x - 2 का स्क्वायर और ये बन गया 25, इधर हो गया x + 2 का स्क्वायर और ये हो गया 81। अब इसको सूत्र खोल दो, तो ये क्या बना, a² + b² - 2ab और प्लस 25। उसी तरह यहाँ पे a² + b² + 2ab + 81। अब ये देखो ये दोनों तो एक जैसे हैं, x² और ये भी कट गया, है ना, 4, 4 -2 है, ये -4x हुआ प्लस 25 और इधर क्या बचा, +4x और 81। तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, 8x हो जाएंगे उधर जाके, है ना। -4 उधर आके 8x हो गया, 81 इधर आ गया, तो 25 में से 81 घटा लो, 81 में से 25 घटा लो, कितना हो गया, 81 25, 11 5 6 और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, है ना, 56 आया, -56। तो 8x बराबर -56 आ रहा है, तो x बराबर क्या आएगा, 56/8, 8 × 7 = 56, यानी x बराबर क्या आ गया, -7। तो बिंदु m के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -7, 0। तो इसमें से कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, है ना। तो इतना तुम्हें रफ में ये करना नहीं है, समझाने के लिए कर रहे हैं, तुम शॉर्ट में जल्दी से आंसर निकालोगे सूत्र लगाकर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही। अब करते हैं ग नहीं करना है क्योंकि ये वृत्त का है, ठीक है।
अब करते हैं इसका घा। ये तो आसान है, पिछले पेपर में भी यही था। क्या सवाल? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो सीधे मान रख दो, 2 गुणे tan 30 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 2/√3 और भाग में, ये भाग में है ना, तो क्या बना ये? रूट तो हट गया। चलो एक बार और दिखा देते हैं। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस 1/3 बन गया। अब ये लासा ले लोगे तो 3 एकम 3 और -1 2/3। तो 2/√3 से भाग हो रहा है कौन? 2/3। 2/3 भाग का मतलब गुणा पलट कर 2/√3 इंटू 3/2। ये 2 कट गया, 3/√3। अब परिमेयीकरण कर देना, √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो √3 से करोगे तो ये 3 बन जाएगा ना। तो ये कट गया 3 के साथ, कितना आ गया? √3। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, हाँ इसमें √3 आ रहा है। तो पूछ रहा है किसका मान है? cos 60 दिया हुआ है, sin 60 दिया हुआ है, tan 60, cot 60। तो कौन होगा? √3 किसका आता है? tan 60 का आता है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 है ना। √3 आया है तो इस तरह से नहीं ऑप्शन में दिया है। √3 किसकी वैल्यू है इन चारों में से वो बताना है, तो tan 60 की वैल्यू है। ठीक, अब चा देखो, चा में भी नहीं करना है क्योंकि प्रायिकता का सवाल है। अब देखो ये दूसरे का इसमें ये चित्र दिया हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, AO/OC, AO/OC बराबर BO/OD, BO/OD। तो क्या दिख रहा है? जो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, इस तरह नहीं बनाएंगे अदरवाइज इसका मतलब होता है बराबर होना, है ना। इन दो भुजाओं का अनुपात, इसका 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 इसका, और उनके बीच का कोण भी बराबर है, शीर्षाभिमुख। जिन दो भुजाओं का अनुपात दिया है उन्हीं के बीच का कोण भी बराबर है। तो फिर ये समरूप त्रिभुज हो गया SAS द्वारा। ठीक है, तो यही बात लिख देंगे, दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है। दिया क्या है? ये दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन दी है। और AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब तुम यहाँ पे ये भी लिख देना, तथा यहाँ पे नहीं, इसको रहने दो, इतनी तो इन्फॉर्मेशन पहले से दी है। यहाँ लिख देना चूंकि कोण AOB बराबर कोण COD है ना, तथा ये जो दिया हुआ है AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/2, अतः SAS द्वारा त्रिभुज, दोनों का नाम AOB समरूप है। त्रिभुज AOB बोले हो तो नाम सही रखना। क्या नाम रखोगे? AOB बोले हो तो AO/OC आना चाहिए ना। COD देखो तब आएगा ना, AO/OC और OB/OD। ठीक है, जैसा है वैसा नाम पढ़ना चाहिए, CPST। समरूप है, अगर समरूप है तो इनकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो तुमसे पूछा क्या है? DC पूछा है ना। तो यहां लिख दोगे क्योंकि समरूप है, यहां नीचे आ रहा है, अतः समरूप है। तो इससे यह पता चलता है, एरो बना देना, दिस इम्प्लाइज कि सभी भुजाएं क्या AO/CO बराबर OB/OD बराबर AB/CD, ये सब बराबर है। और ये दिया गया है कि AO/OC OB/OD कितना है? 1/2 है। तो इसका मतलब ये दोनों भी 1/2 है ना, इनका अनुपात भी 1/2 है। तो दिस इम्प्लाइज AB/CD बराबर 1/2, और AB तुमको 5 दिया हुआ है तो 5/CD और यहाँ DC पूछा गया है तो CD को DC तो बोलेंगे। तो जैसा कहा गया वैसा ही नाम भी रखो। तो यहाँ क्या लिख दोगे? DC। तो DC बराबर 1/2। अब DC निकाल लो, यहाँ गुणा हुआ, यहाँ गुणा हुआ, तो DC बराबर 10।
सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दो, बस ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 1 नंबर का है तो ये हल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दूसरे के खाम है sin 27, ये तो कई बार कर चुके हो, बटे cos 63, इसका मान बताना है। ये बड़े आराम से कर सकते हो, मालूम है। एक को बदलोगे 90 माइनस थीटा करोगे, एक को नहीं, तो sin 27 क्या लिख दें, sin 90 माइनस क्या 63 अपॉन इसको ऐसे ही रहने दो cos 63। अब क्या हो गया वो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 63 अपॉन cos 63 कैंसिल होकर 1 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला करते हैं, ग करेंगे, इसको इरेज करते हैं तब का ग करते हैं। 2 के ग में क्या कह रहा है, त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लो ये त्रिज्या r का एक त्रिभुज है, एक वृत्त है त्रिज्या r का। अब इसके अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज क्या खींच सकते हो, सबसे बड़ा त्रिभुज मतलब सबसे बड़ा आधार हो और ऊंचाई हो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाँ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पे निर्भर है, आधार पर और ऊंचाई पर। तो इसमें ऐसा त्रिभुज जिसका आधार भी सबसे बड़ा है, जैसे अब तुम मान लो यहाँ से बनाते हो, जैसे मान लो तुमने ये त्रिभुज बनाया और यहाँ पे मिला दिया। अब बताओ आधार कौन है इस त्रिभुज का, ये दोनों, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये अर्धवृत्त का कोण है तो ये समकोण है, तो ये आधार और ये ऊंचाई, चाहे ये आधार और ये ऊंचाई ले लो। लेकिन कैसे पता कि ये सबसे बड़ा त्रिभुज है, आधार जैसे मान लो ऊंचाई बड़ी आ रही है, आधार छोटा आ रहा है। अब अगर तुम इसको छोटा और यहाँ कहीं खींचो, देखो ऐसे बना लो, मान लो तुमने ऐसे बना लिया, अब बताओ क्या हुआ, अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा होने लगा। तो कौन सा त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ा आएगा, जो सबसे बड़ा आएगा। तो अगर तुम ऐसे बनाते चले जाओ और यहाँ बना दो, बिल्कुल बीच में ले जाओ, इधर से भी बीच में और इधर से भी बिल्कुल बीच में आए। अब बताओ, अब ये दोनों ही बराबर है ना, आधार भी बराबर है और ऊंचाई भी मान लिया बराबर है। तो लेकिन अभी ये भुजा तो और बड़ी है ना, ये तो सबसे बड़ी है, ये क्या है व्यास है। तो अगर हम लोग इसको मान ले आधार, तो सबसे बड़ी भुजा है, और उसके बाद ये ले ले ऊंचाई, है ना। तो आधार गुणे ऊंचाई, जबकि अगर इन दोनों को लेते तो ये वाला आधार मान लेते और ये वाला ऊंचाई मान लेते, फिर भी इससे छोटा ही होता है, या तो बराबर भी हो सकता है लेकिन छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये तो त्रिज्या से छोटा ही है ना, तो इससे छोटा ही पड़ता है। लेकिन अगर हम ये ले लेते हैं आधार, तो ये सबसे बड़ा पड़ जाएगा, आधार तो बड़ा हो ही गया, उसके बाद गुणे ऊंचाई भी आ रही है उसमें, तो सबसे बड़ा यही आएगा। तो सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो संभव त्रिभुज है सबसे बड़ा, वो यही होगा। तो हम लिख देंगे वृत्त अर्धवृत्त के अंतर्गत संभावित बड़े से बड़ा त्रिभुज चित्रानुसार AOB होगा। अतः त्रिभुज AOB में क्या क्या मालूम है, त्रिभुज AOB में इसका आधार क्या है, आधार बराबर AB क्या है, वृत्त का व्यास है ना, यहां से यहां तक त्रिज्या और यहां से यहां तक व्यास हो गया, त्रिज्या R लेनी है, तो AB बराबर R प्लस R कह सकते हो, मतलब 2R, तो आधार मिल गया। ऊंचाई कितनी है इस त्रिभुज की, ऊंचाई इसे ले लो, इसको हम M बोल दे रहे हैं, मान लो OM, ऊंचाई है बराबर OM, वो कितनी है, त्रिज्या ही है ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ही है, तो ऊंचाई हो गई R। अब यहाँ रख दो, तो 1/2 आधार मतलब 2R और ऊंचाई मतलब R, तो ये 2 कट गया, R इंटू R स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब सेंटीमीटर दिया है, कैसे दिया है, कुछ दिया नहीं है, तो लिख देंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ये आंसर होगा। 3 का क, क्योंकि 2 का घ नहीं करना है, प्रायिकता का सवाल है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 3 का क,
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए 17/8 शांत दशमलव है या अशांत। ये तुम्हें बताना है 17/8 शांत है या अशांत। तो मालूम है हर का गुणनखंड करना है हमें, तो लिखेंगे हर का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड क्या आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या आ रहा है लिखेंगे क्योंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 है, हर के गुणनखंड केवल 2 है, अतः यह एक शांत दशमलव है। अतः 17/8 एक शांत दशमलव भिन्न है। अब इसका दशमलव प्रसार निकालना है, तो दशमलव प्रसार के लिए क्या लिखेंगे 17/8 की जगह हम लिख लेंगे 17/2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 17/5 से गुणा कर देंगे सबको, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5। तो अगर तुमने यहाँ 3 बार 5 से किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा 3 बार 5 5 5, ठीक है। अब नीचे क्या बना और ऊपर क्या बना गुणा कर लो, ये 5 पंजे 25 पंजे 125, 17 गुणे 125 इनका गुणा कर लो बटे, अब ये देखो क्या आ रहा है 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ सब 10 है, तो ये हो गया नीचे 1000, ऊपर गुणा करके क्या आया कितना 2125 बटे 1000। अब 3 अंक पे दशमलव 1 2 3, तो आंसर आएगा 2.125, ये आंसर हो जाएगा, जितने जीरो उतने अंक पे दशमलव। आगे देखते हैं, चलो देखो ये 3 का ग, वह अनुपात, सवाल भी समझना होगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P, ध्यान देना जिस तरह से भाषा बोल रहा है भाषा समझना क्या कह रहा है समझो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करता है। कौन विभाजित कर रहा है किसको, AB को P विभाजित कर रहा है, तो AB को पहले मिला दो यहाँ पे, ऐसे भाषा समझना, नहीं तो कहाँ क्या लिख दोगे कुछ पता ही नहीं है। AB को P विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे P होगा, है ना, P ने विभाजित कर दिया 2 भाग में और P ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग समझेंगे। और ये कौन है यहाँ पे A है, A को हम क्या मानेंगे x1 y1, x1 y1 मान लिया, और P को क्या मानते हैं xy, और B को x2 y2 ऐसे मानते हैं। और बाकी यहाँ लिख दिया है ना, बार बार यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ समझ लेंगे। तो तुम्हें वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें ये इस रेखा को बांट रहा है ना। तो M1 और M2 होता है जानते हो, तो तुम्हें यही निकालना है M1 बटे M2। तो जो जो दिया है वो लिख देना कि दिया है बिंदु P A B, उसके बाद ज्ञात करना है M1 बटे M2 ज्ञात करना है, M1 बटे M2 ये बराबर तुम्हें ज्ञात करना है, ये लिख देना सारी बातें। अब कि मालूम हमें विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र द्वारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x कितना है यहाँ पे p है ना, p का निर्देशांक कितना है 3/4, तो यहाँ लिख दोगे 3/4 बराबर m1 x2, m1 x2, x2 क्या है b यानी 2, तो m1 गुणे 2 प्लस m2 ये हो गया x1 कौन है x/2 a/, यहाँ सॉरी 1/2 यहाँ पे है, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो यहाँ लिख लेना सबका कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो वहाँ से देख लो, लेकिन इतना समझ ही रहे हो। तो x1 हो गया a का निर्देशांक यानी 1/2 गुणे 1/2, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या है अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यहाँ लिख दो, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, m1 प्लस m2 2 से गुणा होगा, इधर 3 से, और ये सब इधर गुणा होंगे, तो कर लो, ये क्या बना 2m1 प्लस हाँ m2/2 बना, और इसमें 4 आकर गुणा हो जाएगा ना, ये बटे में है तो उधर जाके गुणा हो गया, इससे 4 गुणा हो गया, और ये m1 प्लस m2 3 से गुणा हो गया, 3 इंटू m1 प्लस m2। अब करो गुणा यहाँ पे, 3m1 प्लस 3m2, और यहाँ पे 4 इससे गुणा होगा तो 8 हो जाएगा,
8m1 प्लस इससे गुणा होगा 2 से कट जाएगा, है ना, 2 दूने 4, 2m2 आएगा, 2m2 ये हो गया। अब m1 एक तरफ करो, m2 एक तरफ, तो 8m1 है, इधर कर लेते हैं m1, 8m1 माइनस 3m1 दिख रहा है ना ये, और इधर m2 है तो 3m2 इधर बचा है और उसके साथ माइनस हो जाएगा 2m2। अब आगे यहाँ पे लिखते हैं, देखो इसमें से गया तो कितना बचा, 1m2, 1m2 बराबर 5m1। तुम्हें निकालना क्या है, m1 बटे m2 आ रहा है यहाँ से, इसके नीचे ये चला जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा, तो 1/5 यहाँ आ गया और m1 बटे m2 आ गया, गुणा है ना तो इधर बटे में आ गया, तो यही चाहिए था, अर्थात m1 अनुपाते m2 1:5, ये आंसर हो जाएगा। तीसरे का घ कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन है जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो बना देते हैं, एक शंक्वाकार बर्तन है, मान लो आंतरिक व्यास इसका 10 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये व्यास 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें से क्या किया जाता है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ये पानी से भरा हुआ है, तो ऊंचाई ये दिया हुआ है h बराबर 24 सेंटीमीटर, और ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पानी को एक बेलनाकार पात्र, एक बेलन है उसमें डालना है, एक बेलनाकार पात्र में डाल देना है जिसकी व्यास या त्रिज्या दी गई है, जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसमें 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, रेडियस दोनों की पता चल जाएगी, त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई तुम्हें ज्ञात करनी है, पानी जो भरा जाएगा वो किस ऊंचाई तक जाएगा ये निकालना है। डाला जाता है इसमें पानी, इसका पानी इसमें भर दिया जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये पूरी ऊंचाई नहीं ज्ञात करनी है, पानी जहाँ तक भरेगा वहाँ तक ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पानी मान लो इसमें भर दिया तो कुछ ऊंचाई तक जाएगा, अब बताओ कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम होगा ऊंचाई की ज़्यादा, उससे कम होगी ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या इसका 10 ही सेंटीमीटर है, इसका 20 है, तो चौड़ाई बड़ी हो जाएगी तो हाइट कम हो जाएगी, तो कुछ भी होगा, बस तुम्हें आइडिया लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो मान लिया जल स्तर की ऊंचाई h है, ठीक है, ठीक, तो बस यही सब लिख देंगे। क्या क्या दिया है, शंकु का व्यास, ये सब लिखेंगे, शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, है ना, आधा कर दिया। अब शंकु का आयतन बताओ कितना हुआ, शंकु के आयतन का सूत्र बोलो। हाँ, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, त्रिज्या को मान लिया है यहाँ पे r, ठीक है। अब यही रहने दो, अब उसका बेलन के लिए लिखो, बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन पाई r, त्रिज्या को हम यहाँ क्या मान लें, वहाँ तो r मान चुके हैं तो यहाँ कुछ और मान लेते हैं, कैपिटल R मान ले रहे हैं, कैपिटल R दिया हुआ है व्यास बराबर, तो पाई r स्क्वायर h, h मतलब अब देखो यहाँ पे h नहीं कह सकते थे ना, h हमने इसकी ऊंचाई मानी है, तो इसको क्या माने h डैश ले लेते हैं, h डैश ले लेते हैं, ठीक, h डैश, ठीक। एक बार कैपिटल R इसको बोल रहे हैं तो h कैपिटल यहाँ लेना थोड़ा उल्टा हो रहा है, ठीक, इसलिए हम लोग इसको h डैश मान लेते हैं, तो h डैश हो गया और इसका हो गया पाई r स्क्वायर h, ठीक है। दोनों आयतन हो गए। अब तुम्हें मालूम है कि जितना आयतन था वही तो आयतन है ये पानी का, ठीक है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, है ना, तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन
बराबर बेलनाकार बर्तन में जल का आयतन, जल का आयतन, ये लिख देंगे। अब शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर डैश, नहीं आर ही है ना, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच डैश, और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, बाकी मान अब रख दो जो जो मान है। तो 1/3 और आर कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और एच डैश कितना है? 24 है, बराबर आर तो तुम्हें दिया ही है 10 का स्क्वायर गुणे एच तुम्हें निकालना है। बस अब बटे में कर दो, सब कट जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं, क्या हो गया? h बराबर 10 यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ से देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो 25 गुणे 8 बच रहा है ना इधर, 25 गुणे 8 इधर बचा है, और 10 का स्क्वायर है वो कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो बटे में 100 आ गया, है ना। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो h बराबर 2 तो सेंटीमीटर्स में है सब, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अतः जल स्तर की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने कई बार लगाया है, पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो। और खा क्या है? 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं उनका योग निकालना है। तो ये किसका है? समांतर श्रेणी का सवाल है, ये भी सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। अब चलते हैं घ करते हैं, चौथे का ग। तो ग में कह रहा है सिद्ध कीजिए ये 3 बिंदु दिया गया है संरेख हैं कि नहीं। तो संरेख के लिए हमारे पास क्या शर्त है? लिखेंगे बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होना चाहिए, है ना, बराबर 0 होना चाहिए। तो अभी हम कर नहीं रहे, ठीक है, ये दिखाएंगे 0 आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो 1/2, अब x1 इसको मानो, है ना, ये लिख देना यहाँ पे x1 y1 है, x2 y2 और ये x3 y3 लिख दो और तब करो। तो x1 हो गया 6 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3, तो 1 माइनस, फिर माइनस यहाँ पे भी है तो प्लस 7 हो जाएगा, प्लस x2 मीन्स 0, हाँ 0 में y3 माइनस y1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 हो रहा है, प्लस x3 ले लो, x3 कितना है? -6 y1 माइनस y2 मीन्स 9 माइनस 1। अब हल करो इसको, तो 1/2, 7 1 8, 8 6 48, और ये 0 हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, है ना, हाँ 9 में से 1 गया 7, और हाँ 9 में से 1 गया 8, 8 6 48, तो -48 आएगा, है ना, -48। अब देखो ये 0 ही है तो प्लस 48 और -48, ये भी 0 आ गया, तो 1/2 और ब्रैकेट में क्या बच रहा है? 0, तो गुणा होके 0 आएगा। अतः दिए गए बिंदु संरेख है, इति सिद्धम। बस देखो इसमें tan a मीन्स ये दिया हुआ है, तो tan a मतलब क्या है? लिखोगे दिया है tan a बराबर, तो tan a बराबर मतलब क्या हुआ? लंब बटे आधार दिया हुआ है, और वो दिया है 1, ठीक है, 1/1। तो यहाँ से तुम क्या लिख लोगे? लंब कितना है, यहाँ से एरो बना के, अतः लंब बराबर कितना? 1x, और आधार 1x, दोनों है ये। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? 2 sin a cos है, तो पहले हम क्या करें? लंब आधार मालूम है, तीसरी भुजा कर्ण निकाल लें।
तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब तुम इसमें कर्ण क्या है, AC है, AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1x है ना, 1x का स्क्वायर, या वैल्यू रख लो पहले तब करते हैं। AC आधार कितना मान लें यहाँ पे, मान लो ये tan A की बात कर रहा है ना, तो आधार कौन हुआ AB और लंब कौन हुआ BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC निकालो, AB कितना है 1x है और BC भी 1x है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब निकालोगे तो क्या आएगा 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आएगा ना, ये आ गया कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आएगा 2x स्क्वायर का रूट, x स्क्वायर का रूट x हो जाएगा और रूट अंदर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा रूट 2x, हाँ रूट 2x, ये आ गया कर्ण। अब तुम्हें जो चाहिए, अतः 2 sin A इंटू कॉस A, तो 2 गुणे साइन मतलब लंब बटे कर्ण, गुणे कॉस मतलब आधार बटे कर्ण। अब सारे मान यहाँ पे रख दो, 2 गुणे लंब बटे कर्ण मतलब हाँ 1x बटे रूट 2x, तो 1x बटे रूट 2x गुणे आधार बटे कर्ण 1x ये भी है, 1x मतलब x बटे कर्ण रूट 2x, x कट गया, रूट गुणा हुआ 2 आया, तो बचा क्या 2 गुणे 1 बटे 2। वही तुमसे कहा ना 2 और 1 बटे 2 में समझ में नहीं आता तुम्हें, 1 बटे 2 आ रहा है ना, तो तुम 2 लिखोगे 4 नहीं आ जाएगा तुम्हारा आंसर, तो ये आ रहा है 1 बाई 1 नहीं लिखेंगे, बस 1 हो गया। पांचवें के काम में हम देख रहे हैं, ये 2 समीकरण दिया है, पहले बताओ कि ये संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत का मतलब है दोनों ही स्थितियों में संगत बोलेंगे, अगर एक हल हो या अनंत हल हो। जब कोई हल नहीं होगा तो कहते हैं असंगत है। दैट मीन्स तुम्हें वही चेक करना है कि या तो इसका एक हल हो तो भी संगत कहलाएगा, या अनंत हल हो तो भी संगत कहलाएगा। तो एक हल के लिए क्या है, A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अगर ऐसा आ जाता है तो संगत है। मान लो बराबर आ रहा है तो भी संगत है। तो पहले चेक कर लेते हैं, दिए गए समीकरण को मानक रूप में बदलने पर, तो मानक रूप में बदल लो तो क्या बन जाएगा, मानक रूप में बदलोगे ये बन जाएगा 2 ही है दोनों में बटे 2, तब तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा ना। 3x बटे 5y बटे 2 बराबर 7 है, तो गुणा होगा 14 हो जाएगा। फिर इधर ले आएंगे तो 3x प्लस 5y माइनस 14 है ना, इधर जहाँ गुणा हुआ इधर लाए माइनस 14, ये मानक रूप में बदल गया। तो यहाँ पर A1 लिख लेंगे कितना है 3 और B1 5, C1 माइनस 14। इसी तरह यहाँ पे इसको भी मानक रूप में बदल लें तो 9x माइनस 10y और इधर ले आएंगे तो माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ पर A2 9, B2 माइनस 10 और C2 माइनस 14, ये सब लिख लेंगे। अब लिखेंगे दिए गए समीकरण संगत होंगे यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 या A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, दोनों में से कोई भी होगा तो संगत होंगे। इसका मतलब है अनंत हल, इसका मतलब है एक हल। यानी जब अगर समीकरण का हल है तो वो संगत कहलाएगा और कोई हल नहीं है तो असंगत कहलाएगा। तो चलो A1 बटे A2 रखो 3 9, हाँ पहले देख लेते हैं A1 बटे A2 कितना आ रहा है, 1 बटे 3 आ रहा है, तो यहीं पे करें, पहले निकालते हैं A1 बटे A2 बराबर 3/9 बराबर 1/3।
और B1 बटे B2 निकालें। 5/-10। हाँ 5/-10 1 -1/2 आ रहा है, तो नहीं है दोनों इक्वल। तो इससे क्या पता चलता है हमें, अतः नहीं लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, चूँकि A1 बटे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इससे ये पता चलता है कि दिए गए समीकरण संगत है। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण संगत है तब इनका हल निकालते हैं। तो हल निकालना है तुम्हें वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि कैसे है, x क्या है, x बटे B1C2 माइनस, हाँ B1C2 माइनस B2C1 और फिर बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। अब सूत्र में मान रख दो, सारे मालूम है तुम्हें, x बटे B1C2 B1 और C2 हाँ 5 और माइनस 14, 5 इंटू माइनस 14, उसमें से माइनस करना है B2 -10 है, हाँ B2 कितना है -10 गुणे C1 कितना है -14। ये हो गया x बराबर y बटे C1 फिर से -14 इंटू A2 9, इसमें से घटाना है हमको C2 -14, इंटू 3। तो यहाँ पे C1 की जगह -14 क्यों लिखा, दोनों वही है, अच्छा दोनों वही है, ठीक है चलो। तो ये हो गया -14 A1 मीन्स 3 इंटू 3 बराबर 1 बटे A1B2 -10, चलो माइनस A2B1 A2 9 है और B1 5 है, तो 9 इंटू 5 अब सॉल्व कर लो अगली लाइन में। ये क्या बना, x बटे 14 पंजे हाँ 70 और फिर यहाँ माइनस ब्रैकेट में प्लस आएगा तो माइनस ही होगा, 14 दहाम 140, तो 140 हो गया, दोनों माइनस हो गए, बराबर y बटे 14 नमा -126, तो माइनस 126 आया और ये प्लस होगा, 14 तिहाई 42 और बराबर 1 बटे -30 और वहाँ पे -45। इसी से हल कर लो। अब अगली लाइन में हो गया x बटे कितना हो गया, ये 210 और ये हो गया y बटे, घटा लो, 26 4 30 और 12 42 16, ठीक है, -16 आएगा, -116 नहीं 86 आएगा, -86 126 में से 42 घटा दो, 4 और 12 में से 4 गया 8, तो -84 बराबर 1 बटे 75। अब इसी के साथ दोनों को हल कर लो, x बराबर उधर करो उसके साथ, दिस इम्प्लाइज x बराबर x बटे -210 बराबर 1 बटे 75। अब x बराबर यहाँ से क्या आया, दोनों माइनस है प्लस हो जाएंगे, तो 210 बटे 75 ये उधर गया ना, अब किससे कटेगा ये 5 से, तो 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बटे 5 आ रहा है x। इसी तरह से y के लिए, तो y और 75 84 करेंगे, तो y बटे -84 बराबर 1 बटे -75, 1 बटे -75, माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 84 बटे 75
3 से कट रहा है, काट दो। 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो 28/25 आ रहा है। ये आया। 6वें का क, 5वें के घ में माध्य निकालना है और आंकड़े दिए हैं, वहाँ पे बारंबारता एक दे दी गई है P, उसका मान तुम्हें निकालना है। तो ऐसे सवाल हम लोगों ने पिछले पेपर्स में सॉल्व किए हैं, उसको जाके तुम देख सकते हो। इस क्वेश्चन को हमने लगभग 2 से 3 बार इसको लगाया है, ठीक है। यहाँ फिर से हम नहीं लगा रहे हैं इसे। तो हम चल रहे हैं 6 के क पर। और ये सवाल भी हमने कई बार लगाया, बस यहाँ पे आइडिया देंगे, अब सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बार बार समझाया है इसको कैसे करना है, बस आइडिया एक बार दे दें ताकि तुम्हें रिवाइज होता रहे। देखो, नाव की शांत जल में चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल, पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में टोटल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या कह देंगे, धारा की चाल मान लिया कितनी है, v है। धारा की चाल बराबर v, ठीक है, v किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम वही लिखेंगे एक बार, धारा के अनुकूल चलने में, जैसा बताया है, धारा के अनुकूल चलने में, धारा के अनुकूल गति में, धारा के अनुकूल गति में जो है वो बताओ क्या होगा। नाव की चाल कितनी होगी, अनुकूल चलने में चाल जुड़ जाती है, नाव की चाल प्लस नदी की चाल, तो 15 प्लस v हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है, दूरी वही है 30 किलोमीटर, दूरी बराबर 30 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। समय नहीं पता तो समय मान लिया t1 है। समय t1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो लिख लोगे दूरी बटे चाल। तो t1 बराबर हो गया, दूरी कितनी है 30 है, 30 बटे चाल 15 पर प्लस v, ये हो गई, ठीक है। तो ये समय आ गया, पहला समय, समीकरण नंबर 1। इसी तरह धारा के विपरीत चलने में, विपरीत गति में, तो यहाँ लिखेंगे धारा के विपरीत गति में। क्या लिखें, चलो बताओ, चाल बताओ, नाव की चाल, दीपक बताओ, नाव की चाल। धारा की विपरीत चलने में नाव की चाल क्या रहेगी, माइनस हो जाएगी। किसमें से क्या माइनस होगी, जो नदी की जल की, वो जो नदी की चाल होगी उसमें से माइनस हो जाएगी ये नाव वाली चाल। नहीं, अगर नदी की चाल में से नाव की चाल माइनस हो जाएगी तब तो नाव पीछे ही चली जाएगी। नाव ज्यादा तेज चल रही होगी तभी तो आगे बढ़ रही होगी। नाव की चाल में से नदी की चाल माइनस करना है। आखिर धारा के विपरीत चल रही है और आगे बढ़ रही है, इसका मतलब धारा से तेज है ना, ठीक है, तो वो ज्यादा है नाव की चाल, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल कितनी है 15 किलोमीटर, उसमें से माइनस कर देंगे धारा की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देना नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये सब लिख कर करना, बस मैं आइडिया दे दे रहा हूँ कैसे करना है। और दूरी तो वही है ना, दूरी उतनी ही चलनी है दोनों में, 30 किलोमीटर आते समय भी, 30 किलोमीटर जाते समय, तो दूरी बराबर 30 किलोमीटर। अब समय मान लिया, समय कुछ अलग लगेगा कि वही लगेगा, अलग लगेगा ना। अब ज्यादा समय लगेगा कि कम, ज्यादा समय लगेगा, धीरे चल रही है, तो t2 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो फिर से 30 बटे 15 माइनस v, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब कहा गया है टोटल समय, जाने में और आने में कुल मिलाकर 3.5 घंटा लगता है। दिया गया है कितने घंटे, 4.5 घंटा, 4 घंटा 30 मिनट लगता है। 4 घंटे 30 मिनट क्या बोलेंगे, 4.5 ना, 4 होल 1/2। तो कुल समय दिया है, कुल समय लिख दोगे, दिया है कुल समय 4 होल 1/2 आवर्स है ना, 2 घंटे। तो कुल समय तो दोनों को जोड़ के ही आएगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पे
T1 प्लस T2 बराबर 4 दूनी 8 1 9/2। अब यहाँ पे इनका समीकरण लिख दो 30/15 प्लस v 30/15 प्लस v प्लस 30/15 माइनस v बराबर 9/2। ये समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे, ठीक। तो हल करा जाए अब, तो अब कैसे करें, इन दोनों का क्या हो जाएगा, लासा है ना। लासा आएगा 15 प्लस v और 15 माइनस v। तो ये हो गया, इससे ये कटा 15 30 से गुणा होगा 30 गुणे 15 माइनस v प्लस, अब माइनस v से कटेगा तो 30 गुणे 15 प्लस v ये आएगा। तो ये बराबर आएगा 9/2 है ना, ठीक है। अब इधर ले जाके गुणा उड़ा करो, इसको 9 से गुणा करो। अब तो करना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या किया जाए, 30 कॉमन लेने से कुछ हो रहा है, कट उठ रहा है, नहीं तो ले लेते हैं 30 कॉमन है ना। यहाँ से 30 कॉमन ले लें और इन सबको हल करें। तो ये आएगा 15 माइनस v प्लस 15 प्लस v। तो माइनस v प्लस v कट गया और उधर जाकर गुणा हुआ है 9 से 15 प्लस v और 15 माइनस v, ठीक है। और इधर 9 से इधर कौन आ गया, 2 आ गया। यहाँ 60 हो जाएगा ना। तो यहाँ गुणे 2 लिख देते हैं ताकि पता रहे क्या हो रहा है, गुणे 2। अब चलो, अब क्या क्या बचा, 15 15 30 और 30 और ये 2 ये भी है, 60 है। तो 60 गुणे 15 15 30, 30 दूना 60 और अंदर 15 बचा है, 15 15 30 बराबर। अब यहाँ देखो 15 9 135 प्लस 9v है ना, से गुणा हो गया। और इस पूरे के साथ कौन गुणा होगा, 15 माइनस v। चाहे इन दोनों गुणा कर लो, तब 9 से करो। 9 से कट तो नहीं रहा इधर कहीं, छोटा कर लो, देखो कट सकता है, छोटा कर लो, इतना बड़ा नंबर करने की क्या ज़रूरत है। 9 से ही कटेगा ना ये, देखो अगर यहाँ ले जाए 3 त्रिका 9 और इनको गुणा करो, गुणा करके बताओ, गुणा किया था क्या यहाँ कहीं अभी, नहीं। तो यहाँ गुणा करो और 3 20 60, तो ये 20 हो गया और ये 30 हो गया है ना। 3 से कट गया ये, फिर 3 से कटेगा, गुणा करना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर से काट दोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो उधर गुणा सिर्फ 15, इधर हो जाएगा 15 प्लस v कट रहा है, तो यहीं पे रहने दो। अब इसको फिर से भाग दे दो, ठीक है। 3 से फिर से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 है ना, और ये हो जाएगा 10 20 दाम 200। तो इधर बचेगा तुम्हारा 200 और उधर 3 भी कट गया, तो केवल यही दोनों रह गए इनका गुणा। तो गुणा कर लो, 15 15 हम 225 है ना। आगे यहाँ तो समझा दिया है क्या होगा, कितना आएगा बताओ, 15 15 हम 225 और फिर माइनस 15v हो गया। अब ये फिर से प्लस, तो 15v आया और फिर v से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस v², ठीक है। अब माइनस v² इधर कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 225 में से 200 माइनस हो गया, तो v बराबर √25 आएगा और 25 का आएगा प्लस माइनस 5। तो माइनस तो चाल लेनी नहीं है, तो v बराबर +5 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो देखो अब छठवें का खा, त्रिकोणमिति का है। ऊंचाई दूरी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। भवन है और टावर है, तो भवन के शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, इसका मतलब टावर ऊंचा है, क्योंकि भवन के शिखर से उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखना है। तो ये हो गया टावर और ये हो गई जमीन, ठीक है। ये भूमि हो गई, ये भवन हो गया और ये टावर हो गया। सबकी ऊंचाई दी है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन है 7 मीटर ऊंचा और टावर है
टावर का ऊंचाई नहीं दी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना टावर की ऊंचाई क्या है, कैपिटल H है। इसका उन्नयन कोण यहाँ से, उन्नयन कोण यहाँ शिखर से देखना है तो क्षैतिज रेखा बना देंगे। क्षैतिज रेखा से उन्नयन कोण यहाँ से कितना है, 40 डिग्री क्यों देगा, 45 डिग्री। अरे वही कोण देगा जो कि हमें निकालना आता है ना। 40 डिग्री कैसे निकालोगे, 45 डिग्री है। जबकि उसके फुट का, पाद बोल रहा है, पाद मीन्स पैर, फुट का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन मतलब नीचे देखना है, तो यहीं से फुट को देखना है। ये कितना है, अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब अब इधर नीचे, यहीं क्षैतिज से इधर 60 डिग्री। तो ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखाएं हैं, तो 60 डिग्री यहाँ है, तो ये तिर्यक रेखा हुई, यहाँ पे भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक, अब नाम दे दो यहाँ पे त्रिभुजों का, ABC D और E नाम दे दो। तो तुम्हें निकालना है भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, यहां तक की ऊंचाई क्या है, देखो AD बराबर B है कि नहीं, AD बराबर B। तो सिर्फ C निकल जाए तो B में अगर हम C को जोड़ देंगे तो भवन की ऊंचाई, इसकी टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। तो H में से ये वाली माइनस कर, हाँ, H में से पूरी H निकालते हैं, H में से ये वाली माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, है ना। तो पहले हम यहाँ की बात करते हैं। अगर हमें ये चाहिए तो हमें ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो ये कैसे निकालोगे। तो ये निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज को यूज करेंगे, है ना। तो AB आ जाएगा आधार, और इसके बराबर कौन है, D है। तो जब D मिल जाएगा तो इस त्रिभुज को यूज करेंगे, तो आधार है, लंब पता चल जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे, AD में जोड़ देंगे। तो लिख देंगे, माना भवन की टावर की ऊंचाई क्या है, कैपिटल H है। भवन की ऊंचाई AD बराबर 7 सेंटीमीटर, और जो जो बराबर है उसको लिख देना। यहाँ पे क्या क्या बराबर है, AD बराबर B बराबर 7 मीटर, है ना, ये सब लिख देना। और कौन बराबर है बताओ, BDE बराबर, और ये AB बराबर D है, AB बराबर D। तो पहले हम ये सब बातें लिख देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में क्या लिखे, लंब बटे आधार। तो AD बटे AB बराबर tan थीटा, है ना, tan B 60 डिग्री। आगे लिखेंगे तो AD कितना है, 7 है, और AB निकालना है तुमको। tan B कितना है, 60 है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AB, यहाँ जाएगा tan 60, तो 7 बटे AB बराबर tan 60 कितना हो गया, √3। तो AB बराबर यहाँ गुणा होगा, फिर बटे में आके 7 बटे √3। AB मिल गया तुमको, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, मीटर में दिया है सब, तो मीटर हो गया। अब त्रिभुज छोटे वाले में चलते हैं। त्रिभुज CDE में क्या मिलेगा हमें, फिर से लंब बटे आधार, मतलब CE बटे आधार मतलब DE। और अभी तुमने बताया है कि D किसके बराबर है, AB के, और ये बराबर हो जाएगा tan D। अब C कितना है, C तो तुम्हें निकालना है, C बटे और D निकाले हो अभी। D किसके बराबर है, AB के, यहाँ AB लिख देना। और tan D मतलब tan 30 डिग्री, 45, हाँ तब ठीक है, tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो AB इधर चला जाएगा, हाँ AB, हाँ C बराबर AB, तो CE बराबर AB हो जाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 से गुणा होगा, AB है। AB निकाल चुके हो, AB निकाले हो ना, 7 बटे √3, तो बराबर आ गया 7 बटे √3। इसका परिमेयीकरण कर लेना, ठीक है। तो परिमेयीकरण करोगे तो C बराबर क्या आ गया, √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो 7 √3 बटे 3 आया, 7 √3 बटे 3, C मिल गया। अब तुम्हें चाहिए क्या, टावर की ऊंचाई H बराबर।
अतः टावर की ऊंचाई कैपिटल H बराबर क्या मिलेगा हमें, BE बटे B प्लस C, और B कितना है, B कितना है, 7 है, लिखे हो ना यहाँ पे, AD बराबर B, तो B मतलब हो गया AD प्लस CE, C अभी निकाले हो है ना, 7/√3, 7/√3, C बराबर AB आया ना, हाँ ठीक, 7/√3। अब यहाँ वैल्यू रख दो, AD कितनी है, 7 है, 7 प्लस 7/√3, 7 नहीं यार हमने परिमेयीकरण किया है ना, यहाँ परिमेयीकरण, हाँ C बराबर, हाँ 7√3/3, उसी तरह यहाँ पे भी 7√3/3। अब इसको जोड़ लो, 7 या 21 प्लस 7√3/3, 7 कॉमन ले लो चाहे ना लो, आएगा वही, ठीक है। तो जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, 7 अगर कॉमन ले लोगे तो 3 प्लस √3/3, ये आंसर आ जाएगा मीटर में। तो टावर की ऊंचाई यही है, ठीक है। अब देखो ग में क्या कह रहा है, एक ठोस एक बेलन के रूप में है, चलो एक बेलन बना दो, एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं, दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा दो। यहां से भी लगा दो अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला यहाँ से, अर्धगोला दोनों बराबर हैं, यहाँ बड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन बराबर हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, टोटल 19 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 19 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास 7 मीटर है, मतलब ये दिया हुआ है, अगर हम इसको नाम दे दें ABCD, तो AB बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर व्यास, ये दिया है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला प्लस अर्धगोला, तो अर्धगोला अर्धगोला बराबर बराबर है, दोनों मिल जाएंगे तो संपूर्ण गोला बन जाएगा। तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ठीक है। तो यही हम लोग कर लेंगे। तो बेलन का, अब देखो गोले का आयतन निकालने के लिए जो व्यास बेलन का है वही व्यास गोले का भी है ना। तो गोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, ये सब लिख दोगे। दिया है गोले का व्यास बराबर, है ना, गोले दिया है बेलन का व्यास, दिया है बेलन का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अब तुम्हें लिखना है बेलन का आयतन बराबर, क्योंकि बेलन की ऊंचाई तो तुम्हें दिया नहीं है और तुम्हें ज्ञात क्या करना है, ठोस का आयतन संपूर्ण पृष्ठीय ऊंचाई दिया है, कुल ऊंचाई 19 है, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी। चलो लिखते हैं यहाँ पहले, बेलन का तुम्हें आयतन निकालना है, बेलन का आयतन तो वो बराबर क्या होता है, πr²h। तो बेलन की ऊंचाई h तुम्हें पता कहाँ है, ये कैसे निकालोगे, इसी को बताओ। पूरी ऊंचाई मालूम है, उस ऊंचाई में से ये वाली ये क्या है, त्रिज्या ही तो है गोले की, और ये वाली है ना, ये वाली जो है ये ऊंचाई माइनस कर दो तो ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब गोले का व्यास या बेलन का व्यास तुम्हें माइनस करना है, ठीक है। तो h मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, बेलन का व्यास दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो यहाँ लिख देंगे बेलन की ऊंचाई। ये तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बोल रहे हैं, तुम्हें पहले ही निकाल लेना है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई बराबर कैसे निकलेगी, कुल ऊंचाई माइनस व्यास। तो यहाँ लिख दोगे कुल ऊंचाई माइनस व्यास, दैट मीन्स 19 माइनस व्यास कितना है 7, 19 माइनस 7 बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ रख देना, बेलन का आयतन आ जाएगा, ठीक है। अब लिखना है गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो पहले गोले की त्रिज्या भी तो चाहिए ना तुम्हें, तो क्या लिखोगे, गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, है ना। गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, वो कितनी है, 7 का आधा यानी 7/2,
मिल गई, ये गोले की त्रिज्या मिल गई। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, है ना। यहां रख देना सारा, 7/3 3 बार हल होगा। फिर कुल आयतन, तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ये कैलकुलेट तुम खुद से करो, क्योंकि ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं, 2-3 बार 4 बार किया है। खाली आइडिया बता रहे हैं, ऐसे करना है। अब पृष्ठ निकालना है तो फिर वो वहां पे भी यही होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, मेन यही करना है। ऐसे समीकरण दिया है और ये द्विघात समीकरण है, पहले ही बता दिया है। इसको गुणनखंड विधि से तुम्हें हल करना है। तो कैसे करोगे? बस लासा ले लो, देखो बनता चला जाएगा इजीली। देखो कैसे, यहाँ पे 1/a + b + x ऐसे रहने दो, इधर हल करो। लासा क्या आएगा? abx आएगा। तो लासा हो गया abx, a से a कटेगा, bx बचेगा, गुणा होगा, है ना। bx प्लस b से b कटेगा, ax प्लस x से x कटेगा, ab हुआ। अब ये abx इधर आएगा और abx इधर कर देते हैं, तो ये हो गया abx और ये उधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया bx + ax + ab, इसके साथ गुणा होगा a + b + x। ठीक है, c कहाँ से एक्स्ट्रा ला रही हो? तो ये हो गया। ठीक है, अब गुणा करो, बनता जाएगा, टेंशन नहीं लोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखना भी कैसे बनेगा। हाँ, यहाँ से गुणा करो, देखो abx बना, अभी नहीं मारा, हाँ b² x, ये से गुणा हो गया। अब ये से होगा तो हाँ bx²। अब ax को इससे करो, अरे यहाँ a²x, अब गड़बड़ हुई तो फिर हल नहीं होगा। a²x, फिर यहाँ पे abx, तो क्रम से बोलो ना, हो नहीं जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। अब यहाँ पे आगे करेंगे तो ax², अब इसको करो a²b प्लस ab² और प्लस abx। ठीक है, अब देखो यहाँ का abx तो कट गया ना, abx कट गया, कितने abx बचे? एक abx, 2 abx, 2 abx बचा ना, तो यहाँ 0 बचा। यहाँ पे क्या क्या बचा? अब देखो x² को x² के साथ रखो, ये देखो यहाँ पर है, ठीक, 2 जगह है, तो इनको एक साथ रखो, तो ये हो गया। सबको अरेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो bx² प्लस ax² और x वाले पदों को एक साथ रखो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 3 है ना? 4 है, तो सबको एक साथ रखते हैं। चलो, तो पहले जोड़ लिया जाए, bx2 है ना, तो पहले इनको साथ में रखो। क्या आया? b²x प्लस a²x, है ना, ये हो गया। और abx क्या हो गए? 2abx प्लस 2abx। अब कोई और बचा? हो गया सब? हो गया ना? ये हो गए, स्क्वायर वाले हो गए, एक्स वाले हो गए, और तो कोई है नहीं, abx 2², ये नहीं बचा? कह रहे हो नहीं बचा, हो गया सब तुम्हारा। a²b प्लस b²a, तो ये बचा a²b प्लस b²a। ठीक है, गुणा हो गया है, सारा हम लोगों ने अरेंज कर लिया है। अब देखो x², क्योंकि तुम्हें द्विघात बोला गया है ना, तो x² होना चाहिए, उसमें x होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो बन तो रहा है, यहाँ x² भी है, x भी है और एक कांस्टेंट भी है ना, अचर संख्या। तो यहाँ पे हम लोग x इन दोनों में कॉमन ले लें, x², तो क्या बचेगा इसमें? a प्लस b ब्रैकेट में बचेगा और x² कॉमन हो जाएगा। x² कॉमन लोगे तो b प्लस a बनेगा कि नहीं? तो उसी को a प्लस b लिख दिया।
अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन लोगे, इन तीनों में x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, अगर x कॉमन ले तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही बचेगा। तो b स्क्वायर पहले ना लिख के हम क्या लिख दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बचेगा और x तुमने कॉमन लिया है। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये है, इसमें ab कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो प्लस ab कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा, a बचा और यहाँ पर b बचा ना कॉमन लेने पर। अब सब में क्या कॉमन है देखो, अभी देखो एक टर्म और है, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लिख सकते हो a प्लस बी एक्स, अरे यहाँ कहाँ, ये तो वही है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तो लिखेंगे ना अभी, इसकी जगह पहले लिखें प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, और इसके साथ x है, फिर यहाँ पे ए बी और a प्लस बी। अब तीनों में क्या कॉमन है, a प्लस बी कॉमन है, तो और इधर जीरो है, ये लिखते जाना, तो बराबर जीरो, और a प्लस बी जब तुम कॉमन लोगे तो जो बचेगा उसको लिखो x स्क्वायर प्लस हाँ a प्लस बी एक्स प्लस ए बी बचा, है ना, ये बड़े ब्रैकेट में बच गया। ठीक, अब a प्लस बी गुणा है तो इधर भेज दो, जीरो से भागो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं, तो बचा क्या टोटल, यही बड़े ब्रैकेट वाला, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी और उसके साथ x गुणा प्लस ए बी बराबर जीरो, बचा ना यही सिर्फ। ठीक है, ये आके गुणा हो गया तो सिर्फ यही पार्ट बचेगा और इसी पार्ट को वहां पर लिख लिया, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, हटा दिया। अब देखो इसको गुणा कर लो x को, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर जीरो, इनको इसके साथ इसको इसके साथ, तो x कॉमन ले लो, x प्लस a बचा, यहाँ b कॉमन ले लो, x प्लस a बचा बराबर जीरो, तो क्या बचा ये x प्लस a और x प्लस b बराबर जीरो, अगर ये जीरो है तो x बराबर माइनस a आएगा, और अगर ये जीरो है तो x बराबर माइनस b आएगा, आंसर हो गया ये। ठीक है, a और माइनस a माइनस b।